कौन था जिसने इस प्रेम कहानी को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया था? सर, मुझे जिस लड़की का फोन आया था जो अपनी पहचान छुपा रही थी, उसने वो कॉल अहमदाबाद के किसी पीसीओ से किया था। उस लड़के ने ये भी बताया था ना कि जयेश और सोनल अहमदाबाद में? जी सर, और उसने ये भी बताया कि शेखर भाटिया नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो घर से भागे हुए कपल्स की मदद करता है। सोनल और जयेश को रहने के लिए जगह भी शेखर भाटिया ने ही दिलवाई। सोनल, जयेश, आओ। अब ये शेखर भाटिया हमें बता सकता है कि अमित दवे और भावना राठौर कौन है, और अगर उन लोगों ने ही जयेश और सोनल को मारा था तो उनका मकसद क्या था? पारुल, शमशेर से कहो, इस शेखर भाटिया का पता लगा। सेठ, मुझे पता चला है कि शरद ने पुलिस को फोन किया था। वो उन्हें कुछ बताने वाला है। भिका भाई, ये शरद का सोनल के भागने से कुछ लेना देना है क्या? क्या बताएगा उन्हें? नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से उसका बर्ताव बड़ा अजीब सा था। क्या उसे सब कुछ पता है? नहीं बोल पाऊंगा सेठ, लेकिन ये 10 लाख वाली बात भी ऑफिस से ही लीक हुई थी। महेश ने पुलिस के किसी खबरी को बताया था। 10 दिन में सांप पाल के रखे हुए हैं, चैन से शोक भी मनाने नहीं देते। सर, मैं शरद राजपूत। डरो मत, अब तुम सेफ हो। गाड़ी में बैठो। शेखर भाटिया? हाँ, फोटो फोन नंबर कुछ नहीं है, बस इतना जानते हैं कि अहमदाबाद में कहीं रहता है, जो घर से भागे हुए कपल्स की मदद करता है जो अलग बिरादरी में शादी करना चाहते हैं। आप मुझे 24 घंटे का टाइम दो, इसकी कुंडली आपके सामने रख दूंगा। ये जयेश का दोस्त भरत राणा, इससे बात करो, अहमदाबाद में ही रहता है। ये दोनों सोनल और जयेश भी शेखर भाटिया के पास अहमदाबाद ही गए थे। किसी ने तो शेखर भाटिया के बारे में इनको बताया होगा। ये शेखर या तो जयेश का दोस्त होगा या तो सोनल की दोस्त शिल्पा या नताशा में से किसी ने इसके बारे में बताया होगा। मैं उनसे बात करती हूँ, तो तब तक शेखर भाटिया को लेकर। सोनल पटेल और जयेश परमार को अंदाजा भी नहीं था कि उनके घर से भागने के प्लान के अलावा एक और प्लान बना था जिसका उन्हें सामना करना था। वो प्लान, वो साजिश थी उनकी हत्या की। ये जाहिर था कि कोई उनकी मदद कर रहा था, लेकिन ये भी जाहिर था कि कोई उन्हें मारना चाहता था। कई साजिशें रची गई थी और पुरजोर कोशिश हो रही थी इन साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की। सोनल अपनी हदों को पार कर रही थी और मैंने उसकी मदद की थी सर, लेकिन मैं डर गया था जब मुझे पता चला कि किसी ने उन्हें मार डाला। सीधा और साफ बताओ, तुमने सोनल की क्या मदद की थी और किस बात के लिए उसे आगाह किया था? सर, सोनल मुझे राखी बांधती थी, भाई मानती थी मुझे वो। ये सब हम बाद में सुन लेंगे शरद, सीधे पॉइंट पे आओ। 17 अक्टूबर को सोनल ऑफिस आई थी, तब मैंने उसे 10 लाख रुपए चुराते हुए पकड़ लिया था। तुम यहाँ? और सेठ जी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? भैया वो। और ये क्या कर रही हो तुम? भैया, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए। किस चीज में? चोरी करने में? प्लीज, ये मेरी मजबूरी है। मैं अजय से शादी नहीं करना चाहती। क्या? क्यों? क्यों नहीं करना चाहती? मैं जयेश से प्यार करती हूँ। जयेश परमार मेरे कॉलेज में है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। उसी के लिए मुझे ये पैसे चाहिए भैया। प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये मेरी जिंदगी और खुशी का सवाल है। भैया मैं आपको राखी बांधती हूँ, आप बड़े भाई है मेरे, आप अपनी बहन के लिए इतना नहीं करेंगे? मैं उसके हालात समझ सकता था। अपने पापा के खिलाफ जाने के बाद सोनल के पास भागने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था, वरना वो उसे मार देते। ये तो मैं पक्का नहीं कह सकता सर, लेकिन सोनल ने मुझे बताया कि जयेश के बारे में उसने जब घर में बताया तब देवांग सेठ और सभी घर वालों ने जयेश के लिए मना कर दिया था। घर से भागने में तुमने सोनल की मदद की थी? मैंने बस इतनी मदद की कि मैंने किसी को नहीं बताया कि वो कब और कैसे भागने वाली, और उसी ने 10 लाख रुपए चुराए। मैंने सोनल से कहा था कि पहले मैं जयेश से मिलूंगा, और जब मुझे जयेश पर यकीन आ जाएगा तभी मैं
उसे 10 लाख रुपए लेकर जयेश के साथ भागने दूंगा। भैया, मैं सोनल को हमेशा खुश रखूंगा। जयेश, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पता है? नहीं, मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। जा कहाँ रहे हो तुम लोग? भैया, हम पहले यहाँ से सूरत जा रहे हैं और फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से पापा को फ़ोन करूँगी और ये बताऊँगी कि हम दिल्ली में हैं, ताकि वो हमें ढूंढ नहीं पाए। पर तुम लोग सूरत क्या करने जा रहे हो? हमारा एक प्लान बना है सूरत में, वहाँ पर बात हुई है किसी से। देखो, मैं समझ सकता हूँ, तुम जो चाहते हो इसमें कुछ गलत नहीं है और तुम दोनों बालिग हो, तो इसलिए तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर तुम लोग किसी प्रॉब्लम या मुसीबत में फंस जाओ तो फौरन वहां से निकल जाना। और सोनल, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। हाँ, थैंक यू भैया। फिर वो चले गए। प्लान के मुताबिक सोनल ने सेठ को बताया कि वो दिल्ली में। अहमदाबाद के बारे में तो मुझे आइडिया भी नहीं था। सर, उनके जाने के बाद उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया। सर, मेरे अलावा कोई और भी है जो उनकी मदद कर रहा था और उसी से ये अहमदाबाद वाली बात बाहर निकली होगी, जिसके बाद दोनों मारे गए। तुम्हें पता है सोनल के पापा और भाई ने उन दोनों को मारा है, तो आधी कहानी बताने का कोई मतलब नहीं बनता। शरद, कैसे मारा? सर, कैसे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी लगता है कि उन्होंने ही मारा होगा। सर, स्कूटर के चक्कर में आपने उन्हें बताया कि वो दिल्ली में नहीं सूरत में है। असल में आप लोगों ने जयेश और सोनल की जान खतरे में डाल दी। सर, सोनल के पापा बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने ही दोनों को मार डाला, तो मुझे भी मार डालेंगे। सर, प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। हमने सोनल के घर वालों को बताया कि वो दिल्ली में नहीं सूरत में है। इसी से देवांग पटेल और योगेश ने उनका पता लगाया और उन दोनों को मार डाला। सर, हमने तो सिर्फ इतना बताया था कि फोन सूरत से आया था। अब वो दोनों अहमदाबाद में किसी शेखर भाटिया के वहाँ छुपे बैठे, ये तो हमें भी नहीं पता था। और सर, वैसे भी अगर देवांग पटेल को सोनल को मरवाना ही था, उसे कॉल रिकॉर्ड चेक करके भी पता चल सकता था। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने में वक्त लगता, तब तक सोनल और जयेश को बचने का मौका मिल जाता। नहीं सर, मुझे नहीं लगता। हमने सूरत कहा था, अहमदाबाद के बारे में कैसे पता चला? सर, मेरी सोनल की फ्रेंड नताशा से बात हुई। उसने बताया कि सोनल के भाई योगेश ने उसे डरा धमकाकर ये उगलवा लिया कि सोनल और जयेश अहमदाबाद में छिपे थे। और योगेश ने ये तब पूछा जब हमने उन्हें बताया कि सोनल ने फोन दिल्ली से नहीं बल्कि सूरत से किया था। सोनल और योगेश हमारी वजह से मारे गए। नताशा, क्या सोनल के भाई और पापा ने किसी को भेजा था उनका मर्डर करने के लिए? पता नहीं सर, लेकिन जब पता चला कि सोनल ने फ़ोन दिल्ली नहीं बल्कि सूरत से किया था, तो योगेश भैया कॉलेज आए थे मुझसे बात करने और वो बहुत दबाव डालने लगे मुझ पे। नताशा को इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि सोनल और जयेश के साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। नताशा, हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम सिर्फ इतना बताओ कि सोनल है कहाँ। देखो, सोनल स्मार्ट है पर इतनी नहीं कि अकेले ही सब कुछ करा। कौन हेल्प कर रहा है उनकी? देखो, अगर सोनल को कुछ भी हुआ ना तो तुम भी प्रॉब्लम में आ जाओगी, इसलिए बताओ कहाँ है वो? वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में कहाँ है? नहीं पता भैया, पर इतना ही बताया था कि उन्हें अहमदाबाद में छुपने के लिए एक सेफ जगह मिल गई है। हाँ यार, मैंने सब कुछ सोच लिया है। पर तुम दोनों जाओगे कहाँ और रहोगे कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ? है एक जगह जयेश ने ढूंढी है। पर सोनल, उसके बाद का क्या? कब तक भागते रहोगे तुम दोनों ऐसे? इतने पैसे तो लेकर जाएंगे ही कि कुछ दिन और कुछ महीनों तक चुपके रह सके। और इतने पैसे आएंगे कहाँ से? पापा के ऑफिस से। अरे नहीं नहीं नहीं, वो 10 लाख को रख लो, नहीं तो पता चला एक साथ पेमेंट लेने के चक्कर में ये 10 बिक है और महीनों तक चक्कर काटते रहेंगे हम। और सुनो, आज और कल जो है मैं वो साइट पे रहूंगा, तो ये पैसे जो है वो केबिन में रखवा देना, ठीक है? कल 17 अक्टूबर है। मैं पापा के ऑफिस से 10 लाख उठाऊंगी। उसके बाद मैं और जयेश यहाँ से दूर भाग जाएंगे और शादी करके अपना घर बनाएंगे। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। मेरी वजह से योगेश भैया को पता चला कि वो दोनों अहमदाबाद में है। क्या तुम्हारे अलावा भी किसी को पता था कि वो दोनों अहमदाबाद में? नताशा, इस पूरी प्लानिंग में कोई और भी था उनके साथ? मुझे नहीं पता मैम, मुझे तो बस उतना ही पता है जितना सोनल ने मुझे बताया था। साहब, आप देवांग और उसके बेटे को खाली उठाना मत, उनको खूब तोड़ना, खूब मारना उनको। उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। अगर उन्हें सजा देनी ही थी तो अपनी बेटी को देते, हमारे बेटे को क्यों मारा? उदय जी, दामिनी जी, अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि देवांग भाई और उनके बेटे ने ही सोनल और जयेश को मारा है। हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि सोनल और जयेश अहमदाबाद में कहाँ रहते थे। हम हर एक पहलू पे नजर रखे हुए हैं। जयेश को इंसाफ मिलेगा,
सोनल को भी। सर मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही कह रहे थे, दोनों बालिग के अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, जीने दो। मैंने फिजूल में इस केस को खोला। पारुल, अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं। हम सिर्फ इतना पता करना चाहते थे कि जयेश और सोनल सेफ हैं या नहीं, और शायद हमारी इसी कोशिश ने उन्हें खतरे में डाल दिया और कातिल उन तक पहुंच गया। सर हमें किसी भी हाल में दोनों को न्याय दिलवाना चाहिए। जयेश के दोस्त भरत राणा को उठा लो, उसके बाद शेखर भाटिया को, उसके बाद अमित दवे और भावना राठौर को। हमें असली कातिल तक पहुंचना है और उन सब लोगों तक भी पहुंचना है जिन्होंने किसी भी तरह से सोनल और जयेश का कत्ल करने में कातिल की मदद की। शेखर भाटिया जी, आप कौन? शेखर जी, राजकोट में पुलिस आपको ढूंढ रही है। क्यों, किस लिए? सोनल पटेल और जयेश परमार के लिए। सोनल और जयेश? क्या हुआ उन दोनों को? उन दोनों का मर्डर हो चुका है। गांधीनगर में उन दोनों की जली हुई बॉडी मिली है। क्या? काश जयेश मेरे पास आया होता, काश उसने मुझे बताया होता कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा है। सच में भरत, उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बताया होता तो मैं उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं देता ना। मैडम, जयेश अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद था। मेरी तरह बहुत गरीब परिवार से था। माँ बाप ने कितने सपने देखे थे उसके लिए, पढ़ाई में अच्छा था, ये बनना चाहता था। यानी सब क्या? भरत, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सोनल और जयेश शेखर भाटिया तक कैसे पहुंचे, और अगर सोनल के भाई और बाप ने उन दोनों का मर्डर किया है तो वो उन दोनों तक कैसे पहुंचे और उन दोनों को कैसे मारा। आप बताइए, मैं आपकी मदद कैसे करूं जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता है सिवाय इसके कि वो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे तो उस पर दुख कम गुस्सा ज्यादा आ रहा है। फाइनल ईयर में था, ये बन जाता अगले साल तक। पूरी लाइफ पड़ी थी उसके सामने, लेकिन नहीं, शादी और प्यार का भूत सवार हो गया। भरत, अब जो हो चुका उससे बदला नहीं जा सकता। तुम हमें बस। मैडम, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि जो हुआ है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके माँ बाप को कैसे समझाऊं। वो बार बार मुझे एक ही बात बोले जा रहा है कि तू तो उसका अच्छा दोस्त था, तूने क्यों नहीं समझाया उसे। अब मैडम, मैं उसे कैसे समझाता, क्योंकि जयेश ने मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। अगर बताया होता ना तो उसको 2 थप्पड़ लगा देता, सारा ये प्यार और शादी का भूत उतार देता। भरत, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता है। मैं इससे ज्यादा और आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आपने हमें बताया कि सोनल ने सूरत से फोन किया था और योगेश ने उसकी फ्रेंड नताशा से पता कर लिया कि वो अहमदाबाद में है, और हमने वहां किसी को बेचकर उसे मरवा दिया। अगर ऐसा है तो सबूत लाइए, केस बनाइए या कोर्ट में अर्जी दीजिए, फिर हमसे ये सवाल करना, और तब भी मेरा यही जवाब होगा कि हमने कुछ नहीं किया। समझाए? आपके पास टाइम होगा वेस्ट करने के लिए, हमारे पास नहीं। चलो, अगर आप लोगों ने नहीं भी मारा तब भी ये जानना नहीं चाहेंगे कि सोनल को किसने मारा? ऐसा कैसे हो सकता कि एक बहन मारी जाती है और एक बेटी मारी जाती है, लेकिन भाई और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता? बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की। जिस चीज पर हाथ रखा मैंने उसे ला कर दिया। अपने 18वें जन्मदिन पर मुझे उसने कहा कि पापा मुझे स्कूटर चाहिए। मैंने खुद ने जाकर उसे स्कूटर ला कर दिया। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते हैं, लेकिन इससे आपको अपनी बेटी को मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाता, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। उसने तो कर भी ली होगी शादी। हम उसे सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि उसे ये बोल सकें कि उसने जो कुछ किया है ठीक है। अब उसे हमसे ऐसे भागने की या छिपने की कोई जरूरत नहीं। और आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की इन बातों पे यकीन कर रहा हूं क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, वरना साबित करो कि सोनल और जयेश को हमने मारा है। अमित, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? भावना, बस कुछ दिन और,
अमित, मुझे लगता है हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए। अपने नाम बदल लेने चाहिए ताकि कोई हम तक पहुँच ही ना पाए। अगर ज़रूरत पड़ी ना तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद आगे की सोचते हैं। आई एम सॉरी सर, मैं जानता हूँ आप लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं और अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम यह है कि मेरे पास घर से भागे जो कपल्स आते हैं मैं उन्हें अपने यहाँ सुरक्षित रखूँ और उन्हें गारंटी दूँ कि उनकी डिटेल्स किसी को नहीं दी जाएगी। शेखर भाटिया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन कि सोनल और जयेश का मर्डर अमित और भावना ने किया। मुमकिन है सोनल के पिता को पता चल गया होगा कि वो दोनों यहाँ हैं और उन्होंने अमित के जरिए दोनों का मर्डर करवा दिया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप ऑफिसर? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको समझना चाहिए कि अमित और भावना खुद अपने घर वालों से जान बचाकर छुपते हुए मेरे पास आए थे, तो वो अपने ही जैसे घर से भागे कपल ये सोनल और जयेश को क्यों मारेंगे? और सच्चाई ये है कि सोनल और जयेश खुद जान बचाकर मेरे पास आए थे। फिर मैंने सोनल और जयेश की शादी करवाई और खुद उनके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके उनकी शादी को रजिस्टर करवाया था। सर 19 अक्टूबर से 2 नवंबर पूरे 2 हफ्ते वो यहीं पर मेरे दिए रूम में रहे, और जब वो यहाँ से जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि यहाँ से बाहर जाकर वो लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उनके लिए डर था। मेरी पापा से बात हुई है, वो जयेश से मिलना चाहते हैं। उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया हम यही तो चाहते थे कि सोनल के घर वाले हमें एक्सेप्ट कर ले। सोनल के पापा का इतनी जल्दी तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। भैया वो मेरे पापा हैं। बिल्कुल सोनल, वो तुम्हारे पापा हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि देखो, मैं नहीं चाहता तुम दोनों के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो। भैया मैं आपका डर समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हमें जाने दो, और आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है हम वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ भैया, और अब तो पापा और भैया दोनों मान गए हैं। वो जयेश का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो हमें जाना चाहिए। मुझे डर था कि वो लोग गलती कर रहे हैं, फिर भी मैं उन्हें रोक नहीं पाया, और मेरा डर सच साबित हुआ। ये सोनल और जयेश का मैरिज सर्टिफिकेट है। मैं इसे सोनल के घर पे भेजने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपके आदमी ने आके मुझे बताया कि उन दोनों का मर्डर हो गया है। ऑफिसर, मुझे सोनल और जयेश के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उन दोनों को यहाँ से क्यों जाने दिया। सोनल और जयेश आपके पास कैसे आए थे? जयेश ने मुझे फ़ोन किया था राजकोट से, शायद भागने से 1 हफ्ता पहले। अगर जयेश ने आपको फ़ोन किया था तो जयेश के कॉल रिकॉर्ड में हमें आपका नंबर क्यों नहीं दिखा? सर, जयेश ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने मुझे मोबाइल से नहीं बल्कि पीसीओ से फ़ोन किया हो। हमें कुछ दिनों के लिए छुपकर रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? जयेश, कहाँ से बात कर रहे हो? जी सर, मैं राजकोट से बोल रहा हूँ। मैं और सोनल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज हमारे अगेंस्ट है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं सर? हाँ जयेश, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपनी उम्र बतानी होगी। सर हम दोनों बालिग हैं, मैं 21 साल का और सोनल 20 साल की है। जयेश, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे अपना एज प्रूफ देना होगा। तो तुम दोनों में से किसकी फैमिली अगेंस्ट है? मेरी। हम पहले सूरत गए, फिर वहां से सोनल ने अपने पापा को फोन किया। मैंने उनसे कहा कि मैं दिल्ली में हूँ। और जयेश, तुम्हारी फैमिली? सर मेरी फैमिली को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अगेंस्ट सिर्फ इसलिए क्योंकि सोनल की फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे पूछने का मतलब ये है कि तुमने क्या अपनी फैमिली को झूठ बोला है? उनके हिसाब से इस वक्त तुम कहाँ हो? सर मैंने उन्हें सच झूठ कुछ नहीं बताया। उनके हिसाब से मैं अभी हॉस्टल में हूँ, लेकिन कॉलेज में मैंने लीव एप्लीकेशन दिया। ठीक है, मैंने कल 11 बजे का टाइम ले लिया है रजिस्ट्रार ऑफिस में। कल तुम दोनों की शादी हो जाएगी। सर मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उन दोनों को सोनल की फैमिली नहीं मारा है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस में देखा है कि घर वाले लड़का लड़की को झूठ बोल के घर बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें मार देते हैं। पर सोनल की अपनी फैमिली से बात कैसे हुई? क्योंकि सोनल के माँ बाप भाई बहन, यहाँ तक कि उनके लैंडलाइन पर अहमदाबाद से ना कोई फ़ोन आया ना गया। उन दोनों के पास कोई फ़ोन था? जी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। दरअसल सर, सोनल और जयेश इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई। मतलब पहले घर से भागना, फिर सूरत जाना, और घर पे फ़ोन करके बोलना कि वो लोग दिल्ली में हैं, और उसके बाद मेरे पास आना। मतलब मैंने इन दोनों के जैसे और भी कई कपल्स देखे हैं जो घर से भागते हैं, लेकिन जैसी प्लानिंग सोनल और जयेश ने की थी उसे देखकर मैं भी हैरान था। और शेखर भाटिया, सवाल यह है कि सोनल की अपनी फैमिली से बात कब और कैसे हुई? आपने बताया कि सोनल की फैमिली जयेश को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई और वो दोनों राजकोट अपने घर वापस जा रहे थे। पता नहीं सर, जो उन दोनों ने मुझे बताया वो मैंने आप दोनों को बता दिया। शेखर भाटिया, आपको हमें अमित और भावना की डिटेल्स देनी ही होगी। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए ऑफिसर,
अमित और भावना सोनल और जयेश का मर्डर नहीं कर सकते। जिस दिन सोनल और जयेश यहां से गए हैं, ठीक उसके अगले ही दिन वो दोनों भी यहां से चले गए। अगर तुम ऐसे डिटेल्स नहीं दोगे तो हम मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर आएंगे, और हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम करें, हम भी अपना काम करें। हमें किसी भी तरह से सोनल और जयेश के कातिल तक पहुंचना। अगर इन दोनों का कत्ल सोनल के बाप और भाई ने भी किया तब भी उनके खिलाफ हमें सबूत चाहिए होंगे, और हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि सोनल और जयेश के मर्डर में अमित और भावना शामिल हैं। ये लीजिए, इसमें उन दोनों का भावनगर का एड्रेस है जहां उनकी फैमिलीज रहती है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दोनों के बारे में इनकी फैमिलीज को नहीं पता चलना चाहिए, वरना इनके साथ भी वही होगा जो सोनल और जयेश के साथ हुआ। सर, राजकोट में बैठे जयेश को शेखर भाटिया के बारे में कैसे पता चला कि उनकी मदद कर सकता है? इस शेखर भाटिया की ना कोई वेबसाइट है, ना ऑफिस है, ना कोई प्रचार है। फिर कोई तो था जो उनकी मदद कर रहा था। इतनी प्लानिंग कि सूरत जाएंगे और दिल्ली बताएंगे, मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे, और फिर शेखर को कांटेक्ट करना। रुपेश, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। सोनल और जयेश के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमसे ही सोनल के पापा और भाई को पता चला कि फोन दिल्ली से नहीं सूरत से आया था। नहीं सर, आप फिजूल में अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे लगता है ये सारा प्लान पहले ही बन चुका था। उनके घर से भागने के बाद ही उनका मर्डर, सब कुछ। सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, सोनल ने अहमदाबाद से अपने पापा के साथ कब और कैसे बात की? शरद राज ये सामने से कबूल करने आया था। कहीं इंफॉर्मेशन के नाम पर इसने हमें घुमा तो नहीं दिया? मैं आपको घुमाऊंगा? तुम्हारी बहन जैसी सोनल को तूने 10 लाख लेके जाने दी, पर ये नहीं पूछा कि कहाँ जा रही है। मैंने नहीं पूछा सर, क्योंकि मैं ऐसी बात जानना ही नहीं चाहता था जो मुझे मजबूरी में किसी को बतानी पड़े, जिसकी वजह से सोनल मुसीबत में आ पड़ी। जयेश परमार अहमदाबाद के शेखर भाटिया को कैसे जानता था? मैं किसी शेखर भाटिया को नहीं जानता। शेखर भाटिया? ये कौन है? तुम्हारे जैसे घर से भागने वालों की मदद करते हैं। शादी, मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर चुप कर रहने की जगह तक का इंतजाम कर देगा। फोन कर लेना इसे। नहीं मैम, मैं किसी शेखर भाटिया को नहीं जानती। मैम, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है। राजकोट में कोई है जिसने सोनल और जयेश की मदद की हो, जिसने उनका अहमदाबाद में शेखर भाटिया से कांटेक्ट करवाया हो? मैम, वो एक्चुअली सोनल अपनी भाभी प्रिया से बहुत क्लोज थी और वो उनसे सब शेयर करती थी। माँ, चाय। और मैम, हो सकता है कि प्रिया भाभी ने उसकी हेल्प की हो। हाँ मैम, पॉसिबल है कि मुझसे पता लगाने के बाद कि सोनल अहमदाबाद में है, योगेश भैया ने प्रिया भाभी से भी पूछा हो। सोनल कहाँ है प्रिया? मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं था, और मुझे नहीं पता था वो इस तरह से घर छोड़ के भागने वाली है। अगर तुमने उसकी मदद की है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस हमें अब उसे घर वापस ले आना चाहिए। तुम देख ही रही हो, मैं और पापा जयेश को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। बोलो प्रिया, कहाँ है सोनल? प्रिया, गाड़ी में बैठ। इस बार बातचीत थोड़ी लंबी चली। सेठ, अंदर आ जाओ। हाँ। सेठ, आज सुबह पुलिस वाले मुझे पूछताछ के लिए लेके गए थे। 36 तरीके से 36 सवाल पूछा उन्होंने। ये भी पूछा कि आपके और योगेश के पास कोई दूसरा नंबर है क्या। और सेठ, मुझे नंबर देना पड़ा, वरना वो लोग मुझे छोड़ते ही नहीं। भीखा भाई जी, आप मेरे सबसे ईमानदार आदमी हो। जी सेठ, आपको कोई शक है? नहीं, शरद पे मुझे गुस्सा नहीं है, उसने जो किया सो किया। पर इस बात का दुख है कि जब सोनल यहां पर आई थी तभी आपको मुझे फोन करके बता देना चाहिए था। मुझे कैसे पता होता सोनल बेबी ये सब करेगी? वो आपकी लाडली भी थी। अगर उसने कहा कि उसे आराम करना है, केबिन खोल दो, तो मैं मना कैसे कर सकता सेठ?
ट्रूथ। डेयर। ओह डेयर। तुझे वो जो रेड चेक शर्ट में लड़का दिख रहा है, तुझे उसके टेबल पर जाना है। वहाँ पर जाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, समोसा खाना है, उसका नाम और फोन नंबर लेकर आना है, फिर वापस यहाँ आकर उसको फोन करना है। ये कोई डेयर नहीं है, ये तो एक पूरा चैप्टर है। बस सोनल रहने दे, हमें पता था कि एक तो तू खुद डेर लेगी, फिर तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये भी कर लेती हूँ। लेट्स सी। हाय, आई एम सोनल। अरे मैंने अपना नाम बताया, तुम भी बताओ। क्यों? क्योंकि मैं पूछ रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या चल रहा है ये सब? समोसा तो बहुत टेस्टी है। तुम जो ये अपना समझ के खा रही हो ना, इसके मैंने पैसे भरे, फ्री का नहीं है ये। एक काम करो, काउंटर पे जाओ, एक और कोल्ड ड्रिंक और समोसा ऑर्डर करो और सोनल का नाम ले लेना, तुमसे पैसे नहीं पूछेंगे। थैंक यू, बट नहीं चाहिए। तुम ये भी खा लो और ये भी पी लो। अरे अब हेलो, अब तक तो बेसिक इंट्रो भी नहीं हुआ, अपना नाम तो बताओ। क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपना नाम? कौन हो तुम? अभी तो अंदर बताया, मेरा नाम सोनल है। अच्छा, एक्चुअली ना मुझे ना डेयर मिली थी, प्लीज अपना नाम और नंबर दे दो, वरना मेरी दोस्त ना मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। मैं ना ही तुमको अपना नाम बता रहा हूँ और ना ही मैं तुमको अपना नंबर दूंगा। अरे प्लीज टेंशन मत लो, मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फोन नहीं करूंगी, दे दो ना नंबर। समोसा और कोल्ड ड्रिंक तो तुमने देख लिया, नाम जयेश परमार और ये है उसका फोन नंबर। हाय। हाय। बाय। कितना इंसल्ट। हेलो। हाय। हेलो। मैंने तुम्हें अपना फोन नंबर दिया तो तुम रोज रोज ऐसे कॉल करके परेशान करोगी? मैं तो सिर्फ हाय बोलने के लिए कॉल करती हूँ, अब तुम्हें हाय बोलना भी परेशानी लगती है? नहीं, पर हाय बोल के कॉल काट क्यों देती हो? क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही बोलना होता है। ओह, तो तुम्हें भी कुछ बोलना होता है? वैसे अगर बोलना हो तो तुम मुझे वापस फोन कर सकते हो, मेरा नंबर तो है ही तुम्हारे पास। एक रिश्ता जो मजाक से शुरू हुआ था बहुत जल्द प्यार की शक्ल ले चुका था। ऐसा प्यार जो ऊंच नीच या पैसा नहीं देखता था। उन दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लेकिन उनकी हत्या ने उन्हें उस जिंदगी से दूर कर दिया जिस जिंदगी को वो साथ जीने के सपने देख रहे थे। नहीं मैम, मैंने सोनल और जयेश की भागने में बिल्कुल मदद नहीं की थी, और अब लगता है कि काश कर दी होती। रिया, तुम अब भी उनकी मदद कर सकती, ये बताकर कि तुम्हारे पति योगेश और तुम्हारे ससुर देवांग पटेल ने उन दोनों को कैसे मारा और उन दोनों तक कैसे पहुंचे। वो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैम, उन्होंने नहीं मारा है। रिया, जुर्म छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। तुम मर्डरर को पता है मैम, लेकिन उन्होंने नहीं मारा है। तो फिर किसने किया है? किसके पास मोटिव था जयेश और सोनल को मारने का? जयेश के माँ बाप के पास, जिन्हें यह भी नहीं पता था कि उनका बेटा हॉस्टल में है या नहीं। प्रिया, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या सोनल उन्हें मिली? कैसे पहुंचे वो उस तक? नहीं मिली, ढूंढने पर भी नहीं मिली, और उन्होंने नहीं मारा है सोनल को। सर, योगेश और देवांग पटेल के बाकी के 2 नंबर्स भी हमने स्कैन किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर नहीं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं। अहमदाबाद में किसी को कॉल किया? नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता रुपेश? कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये केस ऑनर किलिंग का है ही नहीं। सर, पारुल ने प्रिया से अलग अलग तरीके से सवाल किया, उसे डराई, धमकाई, इमोशनल करके भी सवाल पूछा। अब तक तो प्रिया को टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर, अब भी ये सवाल बना हुआ है कि सोनल ने अहमदाबाद से कब और कैसे देवांग पटेल से बात की, जब देवांग पटेल ने उन्हें कहा कि वो उन्हें माफ कर चुके हैं और जयेश को भी अपनाना चाहते हैं। अब आप सलीके से पूछ रहे तो बता देता हूँ। सोनल से मेरी आखिरी बार तब बात हुई थी जब उसने मुझे सूरत से फ़ोन किया था।
उसके बाद मेरी कोई बात ही नहीं हुई। हाँ, छोटी बहन थी मेरी, ढूंढ रहे थे उसे हम दोनों, जानना चाहते थे कहाँ है, कैसी है। उसे ऐसे घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। बाप हूं मैं उसका, जल्लाद नहीं। प्यार करता था मैं उससे। सर, शमशेर का फोन आया था। उसने भावनगर में अमित के किसी दोस्त के जरिए अमित दवे और भावना राठौड़ का पता लगा लिया है। कहाँ है वो दोनों? अहमदाबाद के किसी लॉज में छुपे बैठे हैं। क्या सोनल और जयेश की हत्या वाकई इतनी सफाई से की गई थी कि पुलिस को उनके हत्यारे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला था? क्या अमित और भावना इस हत्याकांड की सच्चाई को रोशनी में लाने वाले थे? क्या उन दोनों ने ही सोनल और जयेश के कत्ल की साजिश रची थी? सर, हम दोनों बालिग हैं और हमने अपनी मर्जी से शादी की है। सर, आप अगर हमें हमारे घर वालों के पास भेज देंगे तो वो हमें पक्का मार देंगे। तो खुद को बचाने के लिए तुम लोगों ने सोनल और जयेश को मारा, ताकि जब जली हुई लाशें मिले तो सबको यही लगे कि तुम लोग मर गए और उसके बाद तुम लोग आजाद हो जाओ। यही प्लान बनाया था ना तुम दोनों ने? ये आपको किसने बताया? ये छोड़, आगे बोल। ये आपको राशि ने बताया? जिसने भी बताया हो, प्लान तो तुम्हारा ही था ना? सर, आप उस राशि की बातों में आ गए। हम ऐसा क्यों करेंगे? बेचारे सोनल और जयेश भी हमारी तरफ अपने पापा के डर से अपने घर से ही भागे हुए थे सर। और हम सब, यहाँ तक कि राशि और उसके हस्बैंड रौनक भी शेखर भैया के घर पे अहमदाबाद में छुपे हुए थे। और हम सब ने साथ में मिलकर बहुत अच्छा टाइम बिताया सर। हम क्यों मारेंगे सोनल और जयेश को? उनकी तो नई नई शादी हुई थी। हमारी तरह वो भी बहुत खुश थे और हम सब अच्छे दोस्त बन गए थे। और सर, मुझे मालूम है आपको ये राशि नहीं बताया, क्योंकि मैंने राशि को बताया था। तो खुद को बचाने के लिए किसी को भी मार दोगे? ऐसा मैं नहीं, अमित कह रहा था। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था यार। देखो, हम सब की हालत क्या है। हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर वाले हमारा पीछा करना छोड़ दें। तो बस मैं ऐसे ही फालतू की आइडियाज फेंक रहा था यार। और मैंने कहीं पे देखा हुआ था कि 2 लोगों की लाश मिलती है और लोग उन्हें किसी और की समझ लेते हैं। तो तुमने सोचा तुम किन्हीं 2 लोगों को मार दोगे और तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि तुम और भावना मर गए? अरे यार, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। क्या मैं सच में ऐसा करूंगा? सर, मैंने ऐसे ही बोला था उसको, लेकिन राशि ने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था। इसलिए आप लोगों को उसने बोला कि हमने सोनल और जयेश को। सर, सोनल और जयेश के मर्डर के बाद तो हम खुद डर गए थे। जैसे ही हमने नेट पे पढ़ा उनके मर्डर के बारे में, हमने अगले ही दिन शेखर भैया का रूम छोड़ दिया। फोन है तुम दोनों के पास? हाँ सर, हमने अहमदाबाद से प्रीपेड सिम कार्ड खरीदे थे। दोनों अपना नंबर दो। शेखर भाटिया, जिसने तुम लोगों को छुपने की जगह दी थी, उसने हमें बताया कि सोनल की अपने पापा से बात हुई थी। सोनल के पेरेंट्स जयेश को एक्सेप्ट करने के लिए राजी थे, इसलिए सोनल और जयेश राजकोट वापस जा रहे थे। जिस दिन उन दोनों का मर्डर हुआ उस दिन तुम दोनों वहीं थे। तुम लोग क्या जानते हो इस बारे में? सर, जहाँ तक मुझे पता है सोनल की अपने पापा से कोई बात नहीं हुई थी। तुम्हें पता है कि सोनल कहाँ जा रही थी? सर, मैं और अमित तब शेखर भैया के रूम पे ही रह रहे थे जब सोनल और जयेश वहाँ से गए। सोनल बता रही थी कि वो गांधीनगर शिफ्ट हो रहे हैं। एरिया का तो अभी पता नहीं, लेकिन गांधीनगर में ही कहीं लेंगे घर। अच्छा, अपना खुद का? खुद का तो अभी नहीं, देख रहे अभी फिलहाल रेंट पे, शायद बात चल रही है बस। गुड यार, ऑल द बेस्ट सोनल। थैंक्स यार। बस एक बार घर ले लियो और सब कुछ सेट कर ले, फिर मैं तुम्हें फोन करती हूँ। आना तुम दोनों। बिल्कुल, पक्का आएंगे। सोनल और जयेश गांधीनगर में घर रेंट पे ले रहे थे? हाँ सर। कौन दिलवा रहा था? पता नहीं सर, सोनल और जयेश ज्यादा कुछ बताते नहीं थे। सर, कोई तो था जो उन्हें वहाँ घर दिलवा रहा था। क्या? गांधीनगर में घर रेंट पे? मतलब वो राजकोट जा ही नहीं रहे थे? जी शेखर जी, ये अमित और भावना से अभी अभी हमें पता चला है। इसका मतलब उन दोनों ने मुझसे भी झूठ बोला। पर क्यों? शेखर जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कौन है जो उन्हें गांधीनगर में घर दिलवा रहा था? नहीं सर, इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बल्कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं खुद वहां जाकर चेक करता कि वहां सब ठीक है कि नहीं। उन्हें इस तरह से अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालने देता सर। एक मिनट भावना, तुमने अभी कहा कि वो गांधीनगर में शिफ्ट करने के बाद तुम्हें कॉल करने वाली थी। बस एक बार घर ले लियो और सब कुछ सेट कर ले, फिर मैं तुम्हें फोन करती हूँ। हाँ, उसने कहा था वो कॉल करेगी। और अगले दिन 3 नवंबर को जब हम शेखर भैया का रूम छोड़ के जा रहे थे, मैंने उसे कॉल भी किया था, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। और अगले दिन पता चला कि उन दोनों का मर्डर हो गया। सोनल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था? सोनल के पास फोन था? सोनल और जयेश दोनों अपना फोन राजकोट में ही छोड़कर गए थे? नहीं सर, फोन था। वो दोनों एक ही फोन यूज कर रहे थे।
सोनल और जयेश का अहमदाबाद का फोन नंबर पुलिस को एक बड़ी सफलता दिलाने वाला था। सर, उसके पास जो नंबर था वो जयेश परमार के नाम पर प्रीपेड सिम था। कॉल रिकॉर्ड से कुछ डिटेल? यस सर, लास्ट पेज पर है। उस रिकॉर्ड से हमें एक अहमदाबाद का नंबर मिला जिस पर रेगुलर बात हो रही थी। और अभी ये नंबर स्विच ऑफ? जी सर, डिटेल मंगवाई है, जल्दी आ जाएगी। अब ये नंबर ही इस केस की बिक्री कड़ियाँ जोड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इस नंबर की डिटेल मंगवाओ। भरत राणा, तेरी सब इंस्पेक्टर रुपेश से फोन पे बात हुई। उसके बाद तू मुझसे भी मिला था। हाँ, वो जयेश के बारे में ना। फिर तूने हमें ये क्यों नहीं बताया कि जयेश ने अहमदाबाद आने के बाद अपने और सोनल के लिए एक प्रीपेड नंबर लिया था और तेरे पास भी अहमदाबाद का दूसरा नंबर था जिससे तू हर रोज जयेश से बात करता था। तुझे क्या लगा हम यहाँ तक पहुंच नहीं पाएंगे? पर हम पहुंच गए। अब तू सोच कि तू कहाँ पहुंचेगा। भागने की सोचना भी मत, कोई चांस नहीं। एक्टिविस्ट है ये, तुम्हारे जैसे घर से भागने वालों की मदद करता है। ये शादी, मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर छुप कर रहने की जगह तक का इंतजाम कर देगा। फोन कर लेना इसे। थैंक यू भरत। अबे थैंक यू क्यों बोल रहा है? बचपन का दोस्त हूं मैं तेरा, तेरे काम नहीं आऊंगा। जब जयेश परमार के पिता ने सोनल के घर वालों से बात करने से मना कर दिया, जब सोनल के घर वालों ने जयेश से मिलने तक से मना कर दिया, तब सोनल और जयेश ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। और तब जयेश ने तय किया कि वो अपने बचपन के दोस्त भरत राणा से बात करेगा और सोनल के साथ भागने में भरत की मदद लेगा। यार जयेश, ये घर से भागना, शादी करना और आगे लाइफ में सेटल होने के लिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सोनल के पापा तुम दोनों तक ना पहुंचे ना, इन सब के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। मुझे पता है जयेश, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टेंशन नहीं है। सोनल कह रही है कि उसके पास पैसे हैं, उसने अपने पॉकेट मनी से सेव किए। तू पॉकेट मनी के भरोसे घर से भाग रहा है? नहीं यार, लेकिन सोनल पैसे अरेंज कर लेगी। अरे भाई, कितना कर लेगी? कितना तो नहीं पता, लेकिन 2-4 लाख तो कर ही लेगी वो। सही है, क्योंकि लाखों की जरूरत पड़ेगी हमें। यार भरत भाई, एक हेल्प कर देना, रेंट पे घर दिला दे प्लीज। तू टेंशन मत ले, मैं सब अरेंज करवा दूंगा। तूने शेखर भाटिया को फोन किया? हाँ, उसने कहा कि जब भी आना हो आ जाना। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अपना और सोनल का फोन राजकोट में ही स्विच ऑफ करके उसका सिम कार्ड निकाल के फेंक देना। फिर उसके बाद सीधा अहमदाबाद आने के बजाय पहले सूरत जाना। वहां से सोनल के घर वालों को फोन करके बोलना कि तुम लोग दिल्ली में हो। लेकिन क्यों? सोनल के घर वालों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो भागना पड़ रहा है हमें। अबे भागना नहीं पड़ेगा, इसके लिए तो उन्हें बताने की जरूरत है। अगर सोनल के घर वाले उसे ढूंढने निकले तो वो लोग पहले दिल्ली जाएंगे, नंबर भी ट्रेस कर लिया तो वो लोग सूरत जाएंगे। वो सोच ही नहीं पाएंगे कि तुम लोग अहमदाबाद में हो। अच्छा, ये सही है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। भाई सब ठीक तरीके से करना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और पैसों की जरूरत पड़ती है। प्लान मैं बनाता हूँ, तो पैसे का देख। वो 5 लाख का इंतजाम हुआ? हाँ, वो हो जाएगा, इसलिए हम कल ही भाग जाएंगे। सोनल कह रही थी कि उसके पास 10 लाख है। 10 लाख? हाँ, वो कह रही कि वो 10 लाख रुपए लेकर आएगी। चल, फिर तो टेंशन ही खत्म। सोनल और जयेश को अंदाजा भी नहीं था कि घर से भागने के उनके प्लान के अलावा एक और प्लान बना था, उन्हें लूटने का और शायद उन्हें मारने का भी। भरत, ये तो हमें कहाँ ले आया है? यहाँ पर मुझे कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे नहीं दिखाई दे? सोनल और जयेश की प्रेम कहानी में एक दोस्त शुभचिंतक बनकर आया, उसी शुभचिंतक ने उन्हें धोखा दिया। भरत राणा, ऐसा क्या हुआ था कि तू बचपन से मदद करने वाला दोस्त मसीहा से सीधा शैतान बन गया? पैसे मिले थे दोनों को मारने के, किसने दिए? देवांग पटेल ने या योगेश ने?
देवांग और योगेश ने लालच दिया था या फिर 10 लाख का लालच आ गया था जो सोना लेकर भागी थी? बोल क्यों मारा? किसके इशारे पर मारा? क्यों मारा दोनों को? सोनल और जयेश की हत्या की साजिश उनके घर छोड़कर भागने के प्लान के साथ ही रची गई थी। शेखर भाटिया भी इस साजिश का हिस्सा था, वो भी तब से जब जयेश अपने दोस्त भरत से मदद मांगने गया था। शेखर भाई लड़की बहुत मालदार पार्टी है, राजकोट की बहुत बड़ी फैमिली से। तो उन दोनों को यहाँ लेके आना, हेल्प की फीस 5 लाख बोल दे, उन दोनों को भी मैं यहीं रख दूंगा, पैसा आधा आधा कर लेंगे। नहीं भाई, लड़की बहुत बड़े घर की है, छोटी जगह में रह नहीं पाएगी, इसलिए तो जयेश को अलग से घर चाहिए रेंट पे। यहाँ लेकर आऊँगा तो बेकार में दिक्कत हो जाएगी। नहीं अरे मैं कह रहा हूँ तू लेके तो आ, घर से भाग के आ रहे हैं, छुप के रहना पड़ेगा। ऐसे में कहाँ सब उनकी मर्जी से मिलने वाला? चिंता मत कर, तू लेके आ, देख लेंगे। ये तुम लोगों का बेड है और ये कबर्ड। भरत, तूने मुझसे उस जगह के 5 लाख लिए, वो जगह 5 लाख की है। अबे सिर्फ जगह के पैसे नहीं लिए, शादी करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाया, रहने को जगह दी है, सेफ्टी है, खर्चा होता है भाई इन सब चीज़ों में। भरत देख, मुझे मत सिखा, मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो सकता है। भरत भाई, हम ऐसे 10 लोगों के बीच में इतनी कम स्पेस में नहीं रह सकते, हम दोनों को अपना खुद का घर चाहिए। तो बड़े घर के लिए बड़ा पैसा लगता है, 5 लाख रुपए में यही मिल सकता है। लेकिन भरत, जब मैंने तुझसे बात की थी तब तूने मुझे कहा था कि इतने पैसों में आराम से एक घर मिल जाएगा रेंट पे, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो 1 रूम किचन मिल जाएगा, वो भी खुद का। जयेश यार, मैंने तुझे शेखर भाई के साथ मेन सिटी में रखा है, अब ऊपर से तू बोल रहा है। सॉरी भरत, हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। हाँ तो मेरी तरफ से भी सॉरी यार, क्योंकि 5 लाख रुपए में यही मिल सकता है। लेकिन तूने पहले तो कहा था कि हो जाएगा सब कुछ। हाँ तो मैं तो अब भी बोल रहा कि हो जाएगा, बस 5 लाख रुपए और चाहिए, सिंपल। भरत, तुझे पहले 5 लाख दिए, अब तुझे और 5 लाख चाहिए। खुद का घर मिलना इतना आसान नहीं है, एक तो तुम दोनों घर से भागे हो यार, सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। सोनल अपने पिता के ऑफिस से 10 लाख चुरा कर लाने वाली है, ये जयेश ने भरत को पहले ही बता दिया था। इसलिए भरत के लिए दोस्त की मदद करने की बजाय ये एक झटके में बड़ी रकम कमाने का मौका बन गया था। अब क्या करना है? वो लोग तो जान खा रहे, बोल तो दिया कि गांधीनगर में घर दिखाऊंगा, लेकिन अब कहाँ लेके जाओ? अरे ले जा कहीं भी और छोड़ के वापस आ जा। कुछ तो करना पड़ेगा। और राजकोट पुलिस का भी फोन आया था, सोनल का स्कूटर मिला है उन्हें, वो जयेश के माँ बाप का भी फोन आ रहा था। सुन, मेरा एक दोस्त है राजू, इन दोनों को उसके साथ गांधीनगर ले जा और वहां जाकर सल्टा दे। सल्टा दे मतलब मार डालू? हाँ, देखिए पैसे तो हमें मिल ही गए, बाकी के और 1-2 लाख जो होंगे वो भी हमारे हो जाएंगे। मार के जला देते हैं इन्हें, वैसे भी घर से भागे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहां गए। अरे ज्यादा सोच मत, मैं कह रहा हूं ना मार देते हैं, कहीं अगर पकड़े गए तो हमारे लिए लेने के देने हो जाएंगे। और तू बोल रहा था ना लड़की का बाप बड़ा आदमी है, छोड़ेगा नहीं हमें। आओ मिस्टर एक्टिविस्ट, अच्छी एक्टिविटी की तूने, बाहर से प्रोटेक्शन देने के नाम पर खुद ही लोगों की जान ले रहा था। इससे पहले ऐसे और कितने मजबूर लोगों को ठगा और मारा है तूने? किसी को नहीं सर, बस पहली बार हुआ ये, एक साथ इतने पैसे देखकर फिसल गया था मैं। 2 मासूम लोगों की जान ले ली, जान लेने के बाद उनको जला दिया और बोल रहा फिसल गया। रुपेश, दोनों की ऐसी कुटाई करना कि इनकी चीखें मेरे केबिन तक सुनाई दे। एक साला बचपन का दोस्त, सोशल एक्टिविस्ट, साला जान बचाने के नाम पर लोगों की जान लेता है। साथीदार कहाँ है? वो तीसरा साथीदार राजू कहाँ है? इस प्रेम कहानी में प्रेमियों का घर से भाग जाना तो था, पर ऑनर किलिंग यानी कि सम्मान के लिए की गई हत्या जैसा कुछ भी नहीं था। 2 युवा प्रेमियों के परिवार वाले उनके घर से भाग जाने की प्लानिंग से अनजान थे इस बात से कि एक दोस्त ने पैसों के लालच में उनके बच्चों को मारने का प्लान बनाया था। भरत राणा, शेखर भाटिया और राजू प्रजापति पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है। भरत ने सोनल और जयेश की बॉडी से वो हर चीज निकाल ली जिससे उनकी पहचान हो सके, लेकिन सोनल की उंगली में मिली उस जली हुई अंगूठी ने उन्हें पहचान दिलाई।
ठीक वैसे ही जैसे रूटीन चेकिंग में सोनल के स्कूटर ने इस मर्डर केस का खुलासा किया था। लालच और भरोसा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण हैं। अपने किसी करीबी को देखकर भी पता लगाना मुश्किल है कि उसके मन में क्या चल रहा है। इसलिए जब भी किसी को अपनी जिंदगी, अपना पैसा या फिर कोई अहम जिम्मेदारी दें तो सतर्क रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। कल कौन बनेगा करोड़पति के करमवीर एपिसोड के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। डॉक्टर साहब, अब ठीक तो है नहीं? ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है? ब्रेन में अभी भी थोड़ी सी ब्लड क्लॉटिंग है, बट डोंट वरी, मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। थैंक यू। ये मीनल और प्रदीप अभी तक आए नहीं। ये देखो दादी, मम्मी, पापा और छवि। अरे वाह छवि, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, पर धरा को नहीं बना। कोई बात नहीं, मैं बना लूं। तो देखो छवि, अब तुम्हारी ड्राइंग कंप्लीट हो गई। ये उमा कहाँ है? लो, हो गई दवा तैयार। रात को गर्म दूध के साथ ले लेना, एक हफ्ते में आराम आ जाएगा। अरे उमा, सुबह से अभी दिखाई दे रही है, काम खत्म नहीं हुआ तेरा? इस घर में काम कभी खत्म होता है? और जब से प्रदीप भैया की छोटी बच्ची बीमार पड़ी है ना, तब से तो काम और बढ़ गया है। अरे वो तो सिर्फ 8 महीने की है, क्या हो गया उसे? पता नहीं, पिछले 7 दिनों से अस्पताल में है। 7 दिनों से? तो कब आएगी वापस? मतलब बच्ची ठीक तो है ना? पता नहीं, अभी प्रदीप भैया, लगता है प्रदीप भैया बच्ची को लेकर आ गए। मैं बाद में मिलती हूँ। मम्मा आप आ गई। रुको छवि, तेरा गोद में है ना? अरे छवि, हक सिर्फ मम्मा को, पापा को? डॉक्टर ने क्या बोला चाची? डॉक्टर ने कहा कि अब बिल्कुल ठीक है। अरे आ गई। अच्छा, दादी आ गई। अभी शांति से बात ही कर रही थी मैं कि घर में सत्यनारायण की पूजा करवा लेते हैं, घर में भी सुख शांति बनी रहेगी। माँ जी, पंडित जी से बात हो गई, उन्होंने कहा कल का दिन एकदम शुभ है, कल करवा लेते हैं पूजा। ठीक है, चल। रिद्धि, एक काम कर, पंडित जी के लिए फल रखे थे ना, वो ले आ। सिद्धार्थ भैया, फल लेके आओ। शंभू, जहाँ देखो ना वहां शुरू हो जाते। तुझे कहा था कि जल्दी जल्दी प्रसाद बांट। बहुत ही आलसी है, इतने साल हो गए इधर काम करते हुए, लेकिन थोड़ी भी फुर्ती नहीं है इसमें। आलसी कहीं का। दीदी, बहुत अच्छा हुआ जो धरा खतरे से बाहर आ गई। मेरी तो ना जान ही सूख रही थी। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लगी। इतना अच्छा हस्बैंड, इतना अच्छा परिवार और इतने प्यारे प्यारे बच्चे। वैसे शीतल, लकी तो हूँ मैं, पर बस जेठानी के मामले में लक ने कुछ साथ नहीं दिया मुझे। हेलो भैया, कैसे हो आप?
पापा कहाँ है? अंदर है, पूजा में है। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। चल कुछ भी। कहाँ चल दिए? अभी एक्चुअली एक काम है, वरना जाने का तो मेरा भी दिल नहीं है। अच्छा भैया भाभी के आते ही कल्टी। हाँ ऐसी बात नहीं है भाभी, आप प्लीज जाइए, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? मम्मा मेरे साथ खेलो ना। कब से देख रही हो, आप सुबह से इसके साथ ही खेल रही हो। रुक जा बाबू, तुम्हारी बहन रो रही है ना, एक बार इसे सुला दो, उसके बाद मैं डॉल के साथ खेलूंगी। मम्मा ये जब से है ना, आप मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरे बेटा मम्मा को करने दो उसे प्यार, लेकिन पापा आपसे प्यार करते। आजा 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 मेरा बच्चा। शायद इसे भूख लगी है। एक काम करता हूँ, मैं उमा से दूध बनवा कर लाता हूँ। बदमाशी करती है, रोती है, हाँ? अरे क्या कर रही हो तुम? ये तो ना छोटी बहन है ना तुम्हारी। लेकिन मम्मा ये मेरी डॉल की बाल खींच रही है। कुछ नहीं करेगी वो। मेरे बेबी को क्या चाहिए? डॉल चाहिए था, खेल लो। मम्मा मेरे साथ खेलो ना। तुम ना रिद्धि दीदी के साथ खेल लो, मैं इस बेबी को सुला कर आती हूँ, डॉल के साथ खेलने आ जाऊंगी। मम्मा अब हमेशा ऐसा ही करते हो, अब मेरे साथ कभी नहीं खेलती। छवि सुनो तो। छवि आओ बेटा, मेरे साथ बैठो, टीवी देखें। नहीं मुझे खेलना है। ये चल रहा है, कोई है भी नहीं यहाँ पर। मैं तो डर ही गई थी। उमा चाय दे। ये शंभू, शंभू, ए शंभू, शंभू उठ। जब देखो सोता रहता है, निकम्मा कहीं का। जाके बाजार से मैदा ला और बाकी सामान भी। उठने के बाद आदमी 2 घंटा आराम नहीं कर सकता। हमारा बस चले तो उनके चाय में चूहे मारने की दवा डाल। भाभी, भाभी चाय। अच्छा रख दो टेबल पर। उमा, धारा माजी के पास है क्या? नहीं माजी के पास तो नहीं है, मैं अभी सबको चाय देकर आई, किसी के पास धारा नहीं है। माजी धरा कहाँ है? धरा तुम्हारे साथ ही तो थी। रिद्धि, 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 धरा कहाँ है? मुझे नहीं पता चाची। हे भगवान, मेरी बेटी कहाँ चली गई? प्रदीप आए थे क्या? शायद वो उसे बाहर ले गए हो। नहीं दीदी, जीजू तो नहीं आए, मैं तो यहीं बैठकर टीवी देख रही हूँ। हे भगवान, मेरी बेटी। मैं कह रहा हूँ घर में नहीं मिलेगी, कोई उठा कर ले गया उसे। मिस्टर अग्रवाल आप थोड़ा सब्र रखिए। सर सब्र रखूं मैं? मेरी बेटी मिसिंग, सिर्फ 8 महीने की, वो सिर्फ 8 महीने की। आपको क्या लगता है वो खुद चलकर बाहर जाएगी? आप इस बात के लिए श्योर हैं कि घर के अंदर कोई बाहर वाला नहीं आया था? सर इधर स्टोर रूम में कुछ है। सबको बाहर रोको। महज 8 महीने की धरा अग्रवाल को बड़ी बेरहमी से उसके अपने ही घर में मार दिया गया था। और चौंकाने वाली बात यह थी कि यह हत्या दिन में उसके घर वालों की मौजूदगी में हुई थी। क्या यह काम किसी बाहर वाले का था जो सबसे छुपकर घर में घुस आया था और अग्रवाल परिवार से जाती दुश्मनी निकाल रहा था, या फिर धरा की हत्या के पीछे किसी अपने का हाथ था? सर बच्ची को मारकर
ब्लैंकेट में लपेट कर इस डॉल हाउस में वहां छुपा दिया गया था। इंपल्सिव किलिंग लगती है। किलर को मारने के बाद सोचने का मौका नहीं मिला, इसलिए उसने बच्ची को मारकर इस डॉल हाउस में छुपा दी। लेकिन एक बात है सर, ये स्टोर रूम घर के अंदर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बार वाला घर के अंदर आया और किसी को इस बात का पता नहीं चला? पूरे घर को सील करो। एफएसएल से कहो कि पूरे घर से सैंपल उठाएं। मीनल जी, इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमारे लिए पूरी वारदात को जाना जरूरी है। मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हुआ। दोपहर में धरा रो रही थी। ना 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 से सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई। अगर मैं नहीं सोती तो मेरे पास से उसे कोई नहीं ले जाता। आपने कोई आहट सुनी, किसी को देखा हो? मैं जब तक जगी थी तब तक के वहां कोई नहीं था। जब उमा मेरे रूम में आई तब मेरी नींद खुली। जिस वक्त ये हुआ घर के ज्यादातर लोग सो रहे थे, सिर्फ तुम्हें छोड़कर। कोई घर के अंदर आया, बच्ची को मारा और मारकर स्टोर रूम में छिपाकर चला गया। तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सच साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने किसी को नहीं देखा, कोई आवाज नहीं सुनी। सर हमें कुछ नहीं पता, हम दोनों तो अपने कमरे में सो रहे थे। मैं तो अपने दोस्त के घर पे था सर, मुझे तो रिद्धि ने कॉल करके बताया। क्या बोल रहे हैं साहब? बच्ची का खून कैसे? वो हम पता लगा रहे हैं। आप दोनों की ये दुकान कब से है? लगभग 2 सालों से। किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते हुए देखा है? हमने कुछ नहीं देखा साहब, उस वक्त हम यहाँ नहीं थे। हम तो दोपहर में अपनी दुकान बंद करके घर चले जाते। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस नोट कर लो। करीब 5 बजे मैं सोकर उठी और इधर हॉल में आई तो शीतल थी। जब आप यहाँ आई उस वक्त शीतल यहीं बैठी हुई थी? हाँ, नहीं शीतल यहाँ नहीं थी जी, वो मैं वॉशरूम गई थी। और बाकी सारे वक्त आप यहीं थी, इसी ड्राइंग रूम में? जी। और आपने किसी को अंदर आते या बाहर जाते हुए नहीं देखा? जी नहीं, मैं टीवी देख रही थी। क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं चला। आसपास इंक्वायरी की सर, पर किसी ने भी किसी अनजान आदमी को इस घर में आते जाते नहीं देखा। ये पक्का इनसाइड जॉब है, ये काम किसी अंदर वाले का ही है। तूने मारा है ना मेरी बेटी को? तूने मारा मेरी बेटी को? छोड़िए, तूने मारा? छोड़िए, छोड़िए। साहब सच कह रहे हैं साहब, मार्केट ही गए थे साहब, क्योंकि साहब हमको मालूम था कि जल्दी आ जाएंगे तो माँ जी दूसरे काम पे लगा देंगे। ये साहब वहीं घूम रहे थे साहब, उसी में देरी हो गई। अगर तुझे देरी भी हो गई थी ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तूने खून नहीं किया। कल्याणी जी ने तुझे तो उठने के बाद मार्केट भेजा था ना, तब तक तो बच्ची को मार दिया गया था। चल बोल, बोल कैसे किया, बोल। सच कह रहे हैं साहब, कुछ नहीं किया साहब, हमारा यकीन कीजिए साहब, कुछ नहीं किया। सर उसे ये सब करने के लिए सुनील कंडपाल ने कहा होगा। उसी ने शंभू को हमारे घर रखवाया था। कौन सुनील कंडपाल? सर हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है और ये सुनील कंडपाल पिताजी का पार्टनर था। बहुत घपला किया सर इसने बिजनेस में। पिताजी के जाने के बाद हमने इसको इसका हिस्सा दिया और इसे बिजनेस से निकाल दिया। इस बात से बहुत गुस्से में था वो। तुम लोग ने समझ क्या रखा है? मुझे झुंझुना थमा कर चलता करोगे? जो बिजनेस है ना, मेरा और तेरे बाप का जॉइंट बिजनेस था। यदि अगर बंटवारा हुआ 50-50 का हुआ। हाँ सर, सुनील ने हमारे ऊपर केस किया हुआ है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हट रहे। तो सुनील ने कभी यारी दोस्ती में आपके घर पर शंभू को नौकरी पर रखवाया था। अब क्योंकि आपके और सुनील के बीच में झगड़ा चल रहा है, तो आपको लगता है कि सुनील के कहने पर शंभू ने उसे मारा? सर बात सिर्फ इतनी सी नहीं, उसने मुझे धमकी दी थी। सब कुछ तेरी वजह से हुआ है प्रदीप। तेरी उम्र भले ही हो गई, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बहुत पछताएगा तू। सर शंभू इतने सालों से हमारे घर पे काम कर रहा है, लेकिन 6 महीने पहले वो हमसे झगड़ा करके सुनील के घर काम करने चला गया और अभी महीने भर पहले फिर वापस आ गया। मालिक गलती हो गया, अब जाने भी दीजिए। अब इतने साल आप लोग के यहाँ पे काम किए हैं, अब सुनील साहब तो वैसे ही हैं, जानते तो हैं आप। अब उनके पास कौन टिक सकता है? एक काम तो ठीक से होता नहीं है तुमसे, काम कम शिकायतें ज्यादा करते हो। मेम साहब वो पथरी की बीमारी है ना, लेकिन अब हम पूरा काम करेंगे अच्छे से। अरे लाओ हम रख देते हैं, लाओ लाइए।
हाँ साहब, हम गए थे सुनील साहब के पास साहब, क्योंकि सब यहाँ पे सब लोग हमारा खून चूस लिए थे साहब। ऊपर से माजी का डांटा लग। सुनील साहब हमारे गांव के हैं साहब, तो चले गए उनके पास। लेकिन वो क्या कम है साहब, इतना काम कराते और पगार देने में आनाकानी करते। गरीब आदमी है साहब, पैसा तो चाहिए ना साहब। सर ये शंभू पैसे का बड़ा लालची है, इसी ने ये काम किया, मेरी बच्ची की जान ले ली उसने। सर दरा के होने से पहले मीनल का 3 बार मिसकैरेज, बहुत मुश्किल से धरा हुई थी। सुनील और शंभू का इसमें कोई हाथ है या नहीं है, ये हम पता लगा लेंगे। इन दोनों के अलावा कोई और है जिस पर आपको शक हो? सर मैं कह रहा हूं, शंभू नहीं मारा होगा मेरी बच्ची, किसी और को एक मासूम बच्ची की मौत से क्या मिलेगा? क्या हुआ वहां? अरे क्या कर रही हो? ऐसे कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी चले जाएंगे। अब पुलिस ने झूठ तो बोल दिया है ना, सच कब तक छुपेगा उनसे? मैं कह रहा हूँ ना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। यहाँ से भागेंगे ना हम तो जरूर पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी। हेलो हेलो। हाँ मनीष, हाँ मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे पुलिस का फोन आए या कोई भी तुझसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि आज का सारा दिन मैं तेरे साथ तेरे घर पे था, ठीक है? लेकिन हुआ क्या है? वो मैं तेरे को बाद में बताऊंगा, बट अभी जितना कहा है उतना कर। बच्ची पे कई इंजरी मार्क्स हैं। पहले उसको गला दबाकर मार दिया गया, उसके बाद कोई चाकू या तेज धार वाली चीज से गला काटा गया। मतलब डबल श्योर किया गया कि बच्ची मर चुकी है? हाँ, उसके गाल पे भी निशान हैं जो कि थप्पड़ के लगते हैं। मौत का वक्त? दोपहर 3 से 5 के बीच में। इसके अलावा बच्चे के सर के पीछे चोट लगी है जो कि मरने के बाद लगी है, एज इफ किसी ने उसको पटका। और बच्ची के ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग है जो कि पहले से है। ब्लड क्लॉटिंग? हाँ। आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग थी। हाँ, अभी 1 हफ्ते पहले ही उसे हॉस्पिटल से घर लेकर आए। कौन सा हॉस्पिटल? डॉक्टर का नाम? जी हाँ, धरा का ट्रीटमेंट मेरे पास ही चल रहा था। ये प्रदीप और मीनल, इनकी फैमिली का बिहेवियर कैसा था बच्ची के लिए? दोनों बहुत वरीड थे अपनी बच्ची को लेकर। हमें धरा का ऑपरेशन करना था और धरा के बचने के सिर्फ 30% चांसेस थे, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स ने 10 लाख रुपए खर्चा करके उसका ऑपरेशन करवाया। अच्छा डॉक्टर, ये बच्ची के दिमाग में क्लॉटिंग की वजह क्या थी? ऑक्सीजन की ब्लॉकेज की वजह से ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तो क्या धरा को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम थी? नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन में तो धरा को ब्रीदिंग की कोई भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई थी। तो क्या धरा के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से उसे सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई? मैं ऐसा सोचना भी नहीं चाहता कि धरा के साथ जानबूझ के ऐसा किसी ने किया, पर हाँ, अगर बच्चे को सफोकेट करने की कोशिश की जाए तो उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है। तू यहाँ ठहर, मैं आता हूँ। प्लानिंग तो अच्छी की थी आपने, खुद जाकर दिल्ली बैठ गए और शंभू के हाथों धरा का मरवा दिया। सर मैं बच्ची को क्यों मरवाऊंगा? वो प्रदीप झूठ बोल रहा है सर। तो आपने शंभू को पैसे देकर उसके हाथों धरा को नहीं मरवाया? सर शंभू ने किया नहीं किया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा होगा अगर आपका लेना देना ना हो, क्योंकि अगर आपका लेना देना हुआ तो आपके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती है। सर प्रदीप बड़ा अजीब इंसान, दोनों हाथों से पैसे समेटना चाहता। सर मेरी बात छोड़ो, अपनी सगी साली के पति को भी बिजनेस के लिए पैसा नहीं दिया। ऐसे आदमी के साथ तो कोई भी दुश्मनी निकाल सकता है सर। किसी भी घर में एक छोटे बच्चे के आ जाने से उसके बड़े भाई या बहन का ईर्ष्या करना ये एक साधारण सी बात है। धरा के आने के बाद शायद छवि भी इसी दौर से गुजर रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी अपनी मां के पास उसके लिए वक्त नहीं है, और इस बात पर कई बार उसने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। लेकिन क्या यह मुमकिन था कि उसकी ईर्ष्या इस हद तक बढ़ गई थी कि उसने अपनी ही बहन की जान ले ली?
या इस सब के पीछे सुनील कंदपाल का हाथ था, जिसे उसकी बनाई कंपनी से जबरदस्ती अलग किया गया था और वो प्रदीप से इसी बात का बदला लेना चाहता था? या फिर इस हत्या का जिम्मेदार कोई तीसरा था जो अब तक किसी की नजर में नहीं आया था? सर, सुनील और शंभू दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले। हाल फिलहाल तो इन दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही कोई लिंक मिल रहा है। मीनल और शीतल, इन दोनों के हस्बैंड्स की भी डिटेल्स निकाली हैं। सर, ये मीनल और शीतल दोनों मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हैं। मीनल पढ़ाई में अच्छी थी, उसने MBA किया है और वहीं कॉलेज में प्रदीप से प्यार हो गया और शादी हो गई। शीतल ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, उसने सिर्फ ग्रेजुएशन किया और 4 साल पहले उसने अभय से शादी की। अभय उस वक्त एक जेनेटर मैन्युफैक्चरर कंपनी में जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे था और पिछले 1 साल से अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करने में लगा हुआ है। अभी तक कुछ खास हो नहीं पाया है, ज़्यादातर घर में बैठा रहता है। लाल, मीनल और प्रदीप दोनों को बुलाओ पूछताछ के लिए। शीतल और उसके पति अभय से आप लोगों के रिश्ते कैसे हैं? सर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? शीतल मेरी सगी बहन है। कोई लड़ाई झगड़ा? सर ऐसा कुछ नहीं है और प्लीज मेरे घर वालों पर उंगली उठाना बंद कीजिए। मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बच्ची की जान ले ले। मेरी धरा से सब लोग बहुत प्यार करते थे सर। तुम घर चलो, मैं आता हूँ। क्यों? तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ ऑफिस में काम है, मैं काम खत्म करके आता हूँ। सर, मैं मीनल के सामने बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। मीनल की बहन शीतल और उसका पति अभय, सर ये दोनों पैसे के मामले में सही नहीं है सर। वो अभय जो है बहुत आलसी है सर, अच्छी खासी नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गया और मेरे पीछे पैसे के लिए पड़ गया। अभय को ना अपने बिजनेस के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे, तकरीबन 20 लाख रुपए। देखो शीतल, अभय से मेरी इस बारे में बात हुई है। लेकिन जीजू अभय उधार ही तो मांग रहे हैं, बहुत जल्द वापस भी कर देंगे। आई अंडरस्टैंड शीतल, लेकिन क्या है ना कि अभय के पास कोई सॉलिड बिजनेस प्लान नहीं। अब बिजनेस प्लान नहीं है तो वो इतनी बड़ी रकम चुकाएगा कैसे? और उसके बाद भी शीतल ने मुझसे कई बार पैसे मांगे, मैंने नहीं दी। लेकिन मुझे लगता है सर कि शीतल जो है वो मीनल से जेलस है। अरे वाह दीदी, कितना सुंदर नेकलेस है। वैसे कुछ भी कहो, तुम ना बहुत लकी हो। तो आपको लगता है कि शीतल ने गुस्से और जलन की वजह से धरा को मार दिया? सर मैं हाँ नहीं कह रहा, लेकिन मैं ना भी नहीं कह रहा इस बात से। क्या हुआ शीतल? ध्यान कहाँ तुम्हारा? ये जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ। अब होने को तो बहुत कुछ नहीं होना चाहिए था शीतल, लेकिन हुआ ना। छवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप और मीनल दोनों सगी बहन, एक ही घर में पैदा हुई, पली, बड़ी, लेकिन बड़े होने के बाद आपकी मीनल दीदी का स्टेटस और भी बड़ा हो गया। बुरा तो लगता होगा आपको। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गलत कह रहा हूँ? जलन नहीं होती कभी? आपकी मीनल दीदी चाहती तो आपके पति को पैसे देकर बिजनेस शुरू करने में इनकी मदद कर सकती थी, लेकिन नहीं की। गुस्सा तो आया हो। मुझे किसी की एहसान की जरूरत नहीं है। आप 1 साल से बेरोजगार हैं। आपने घर पर यही बताया कि आपने बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ी, जबकि हकीकत यह है कि आपको नौकरी से निकाला गया था। ये रही आपकी बैंक डिटेल्स और आपके लेनदारों की लिस्ट। गले तक कर्ज में डूबे हुए हैं आप प्रदीप से बिजनेस के लिए पैसे मांग रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि पैसे आपको अपना कर्जा चुकाने के लिए चाहिए। वो एक्चुअली आपने प्रदीप से पैसे मांगे होंगे, प्रदीप ने पैसे देने से मना किया होगा, आपको बुरा लगा होगा, गुस्सा आया होगा, है ना? और आपकी सगी बहन ने, आपकी दीदी ने आपके पति की मदद करने से मना कर दिया। आपको बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि आपने इस बात का बदला लेने के लिए उसकी बेटी को मार डाला। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने धरा को नहीं मारा। आपके पति ने आपकी बड़ी बहन के घर तक जाना छोड़ दिया, पर आपने नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि आप बदला लेना चाहती थी। मलाल था मन में, लेकिन नफरत नहीं थी। वो मेरी बड़ी बहन है, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता धरा को किसने मारा। क्या हुआ छवि? मेरी तरफ देखो, मेरी डॉल क्यों डर रही है? अरे रिद्धि, क्या हुआ इसे? चाची, मैंने उसे वहां देखा
पक्का? हाँ। कुछ नहीं होगा, है ना? मम्मा है ना? ये शीतल चाहे जितना भी रोले सर, मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा है। सिर्फ एक यही थी जो उस दिन जगी हुई थी, बाकी घर के लोग सो रहे थे। शीतल के लिए बहुत मुश्किल नहीं रहा होगा, वो चुपचाप से उठी होगी, मीनल के कमरे में गई होगी, बच्ची को उठाया और उसे मारकर स्टोर रूम में छुपा दिया। बच्ची के जिस्म पर चोट के निशान भी थे और बच्ची से इतनी नफरत की शीतल के पास वजह भी थी। अंदर आ जाओ साहब। साहब एक खबर लाया हूँ। जल्दी बोल। साहब अग्रवाल हाउस में किसी और के पास भी वजह थी उस बच्ची को मारने की। बहुत बुरा हुआ। कोई ऐसे बच्ची को कैसे मार सकता है? मुझे तो लगता है कि कोई बाहर से ही आया होगा। वैसे एक बात बताएं, घर वालों में भी कोई ज्यादा प्यार नहीं था। सिद्धार्थ है ना अपना उमेश का बेटा, 15 दिन पहले उसने कोई बवाल किया था। क्या कर रहा था तू? क्या कर रहा था वहां पे? प्रदीप, जाने भी दो, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? जाने दो भाभी। अरे दिन भर दिन हाथ से निकलता जा रहा है लड़का। आप लोगों के लाड प्यार ने बिगाड़ के रख दिया इसे। क्या हो गया प्रदीप? क्या किया सिद्धार्थ ने? अरे भैया इसने तो किसी के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब ऐसा तो कुछ पता नहीं चला, पर वो साहब सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं लगता कि आप ये चाहती हैं कि आपके बेटी का कातिल पकड़ा जाए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? सही तो कह रहा हूँ। आपने और आपकी फैमिली ने अभी तक हमसे बातें छुपाई। क्या ये सच नहीं है कि 10-15 दिन पहले सिद्धार्थ को लेके आपके घर में अच्छा खासा हंगामा हुआ? सिद्धार्थ, ये फ्रूट्स तुम आप ये सब क्या है सिद्धार्थ? एक हफ्ते बाद तुम्हारी एग्जाम है और तुम ये सब कुछ देख रहे हो? चाची यार प्लीज, अब ये ज्ञान देना शुरू मत कीजिए। अडल्ट हो गया हूँ मैं अब। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसे वीडियोस देखते हुए। घर में तुम्हारी बहनें हैं, उनके बारे में तो सोचो। प्लीज चाची, ये सब लोग देखते हैं, ये नॉर्मल हो गया है। जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में फिसलना बहुत आसान है। प्लीज सिद्धार्थ। अरे हो गया ना, समझ गया मैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से। कौन सा मैं आपके बेडरूम के वीडियोस देख रहा था। कब से मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? रुको, ये वीडियोस ना मैं तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाती हूँ, उसके बाद ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सिद्धार्थ, चाची, लैपटॉप, चाची मेरा लैपटॉप दे दो। सिद्धार्थ! प्रदीप उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। उसके बाद उमेश भैया ने भी गुस्से में सिद्धार्थ के ऊपर बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी। तो आपसे झड़प के बाद सिद्धार्थ पर पाबंदियां लग गई, फिर तो उसे बहुत गुस्सा आया होगा। तो क्या सिद्धार्थ ने गुस्से की वजह से धरा को मार दिया? देखो, ये ठीक नहीं है। साहब ने जैसा जैसा बोला था मैंने वैसा किया। अब पैसे देने के मामले में टाल मटोल मत करो। पैसों की जरूरत नहीं होती तो कभी मैं बोलती नहीं। सर वो कनक का फोन आया था। सिद्धार्थ, कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहा है? बताता क्यों नहीं? हाँ, वो दादी कंबाइंड सेशन स्टडीज के लिए मनीष के घर जाना था। और एक सेशन तुम्हें हमारे साथ भी करना है। थाने चलो। सर ये बच्चा है, नादान है। मैं जानता हूँ वो वीडियोस देखना बैन है, अब उसके लिए मेरे बच्चे को इस समय मत घसीटिए प्लीज। ये अडल्ट वीडियोस देख रहा था, इसके लिए हमने इसको यहाँ नहीं बुलाया। इसे मीनल ने वीडियोस देखते हुए पकड़ा, इससे इसकी आज़ादी छिन गई। इसको गुस्सा आया और इसने गुस्सा निकाला मीनल की छोटी बेटी धारा का मर्डर करके। नहीं सर, उस दिन तो मैं अपने घर पे भी नहीं था। मैं तो अपने दोस्त के घर गोमती नगर में था। ये तुम कह रहे हो, लेकिन तुम्हारे फोन की लोकेशंस कह रही है कि जिस दिन धारा का मर्डर हुआ तुम अपने घर के एरिया में ही थे। क्या बात है भाभी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। डर मत, तेरे श्याम भैया घर पर नहीं है, शाम को आएंगे।
लड़के की हिम्मत तो देखो। एक मिनट, आप बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए प्लीज। ऐसे खुलेआम मेरे चरित्र पे उंगली उठा रहा है। आपको तो यकीन है ना मेरे पर? झूठ बोल रहा है ये। सर, इसकी गंदी नजर थी मेरे ऊपर कब से, मैं जानती थी, मैंने मना कर दिया। अब देखो क्या क्या बोल रहा है ये मेरे बारे में। सर झूठ बोल रही है ये। सर सब कुछ इन्होंने ही शुरू किया था। सर उस दिन भी मैं बिंदु भाभी के साथ ही था। ये क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है ये। आपके पर्सनल मैटर में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। एक बच्ची का मर्डर हुआ, हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं। इसलिए बताइए, जिस दिन धरा का मर्डर हुआ, क्या सिद्धार्थ आपके साथ था? नहीं सर, ये मेरे घर में नहीं था। सर झूठ बोल रही है ये। पापा आप तो मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रहा हूँ पापा। क्या सोचकर तुमने पुलिस को सब कुछ बताया था? तुमने उसके साथ सही नहीं किया। सिद्धार्थ बच्चा है। बच्चा? अपनी माँ की उम्र की औरत पे गंदी नजर रखने वाला बच्चा है। जैसे आप अपने बेटे के लिए रो रही हैं, मैं भी अपनी बेटी के लिए रो रहा हूं। और एक बात याद रखिए, मैं अपनी बेटी के कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा के रहूं, चाहे वो मेरा अपना ही क्यों। सर, मेरे घर की जो मेट है उमा, वो रातों रात घर छोड़ के भाग गई है। और उसका फोन? उसका फोन लग रहा है लेकिन वो उठा नहीं रही। आप उसका नंबर दीजिए, हम ट्रैकिंग पे डालते हैं। सर, उमा का फोन ट्रेस हो गया है, उन्नाव में है वो। और नाव में है कोई उसका? जी सर, उसकी छोटी बहन रहती है। दीदी चाय। दीदी, और कितना दिन रुकोगे? अभी तो आई हूँ और तू जाने की बात कर रही है। कुछ दिन रुकूंगी मैं यहाँ। हम बच्ची के कातिल को यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे, अब पता चला कि कातिल तुम हो। नहीं साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं भला छोटी बच्ची की जान क्यों लूंगी? बिना किसी को कुछ बताए रात के अंधेरे में यहाँ से भागी क्यों थी? 10 साल में 2 बार पगार बढ़ाई है। 2 साल पहले अपनी बहन की शादी के लिए उधार पैसे मांगे थे, वो भी नहीं दिए। मैं पहले ही मन बना चुकी थी कि काम छोड़ना है। काम छोड़ना था तो बता के भी जा सकती थी। इससे पहले कि मैं कुछ बता पाती, घर में इतनी बड़ी घटना हो गई। मैं डर गई थी साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि बिना बताए चुपचाप निकल जाती हूँ। बताती तो वो जाने नहीं देते साहब। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं सच कह रही हूँ। सच ये है कि तुम्हें उन लोगों से नाराजगी थी क्योंकि उन लोगों ने तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई। गुस्सा भी था क्योंकि तुम्हारी बहन की शादी में उन लोगों ने कोई मदद नहीं की, इसलिए तुमने बच्ची को मार डाला। नहीं साहब, मुझे विमल मातो जी के यहाँ काम मिल गया था। 1 हफ्ते के बाद काम शुरू करना है, इसलिए मैंने सोचा कि 1 हफ्ता अपनी बहन के यहाँ उन्नाव रहकर आती हूँ, इसलिए मैं उन्नाव गई थी। हाँ सर, उमा से मैंने काम की बात की थी। वो मंडे से ही काम पर आने वाले थे। असल में मैंने सुना था कि वो बहुत भरोसे वाली है और काम की भी बहुत तारीफ सुनी। किससे सुनी थी तारीफ? सुनील कंटपाल, वो मेरी बीवी का चचेरा भाई है। उमा की बहुत तारीफ करता है वो। तुम्हें सुनील ने नौकरी दिलवाई थी? हाँ साहब, मैंने उनसे बात करके रखी थी और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहलवाया था कि विमल जी के यहाँ काम के लिए जगह खाली है। कुछ दिन पहले मतलब? कुछ दिन पहले मतलब किस दिन? 25 तारीख को साहब। 25 तारीख मतलब जिस दिन धरा का खून हुआ। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? और सुनील ने तुम तक ये बात किससे कहलवाई? शंभू से? नहीं साहब, शंभू तो फटे मुंह का है। उसको काम के लिए कहती तो वो ढोल पीट देता। मुझे कनक ने बताया, वो जो घर के पास जिसकी दवाई की दुकान है। तुमने कनक को काम के लिए बोला था? वो सुनील कंटपाल को कैसे जानती है? वो तो नहीं पता साहब, पर उसने कहा था कि वो सुनील साहब से कहकर मुझे काम दिलवाने में मदद करेगी। सुन उमा, तेरे काम की बात हो गई है। सुनील साहब का फोन आया था, कह रहे थे सब सेट है। 10,000 पगार रहेगी, करेगी ना? अरे बिल्कुल करूंगी, मुझे जल्द से जल्द इस घर से बाहर निकलना है। ये ले नंबर, सुनील साहब ने दिया है। विमल महतो का है, इनके यहाँ काम करना है तुझे। सब सो रहे हैं क्या? हाँ, हमने थोड़ी देर बात की, फिर वो चली गई और फिर कुछ देर बाद धरा के बारे में पता चला। कनक तुमसे मिलने कितने बजे आई थी? करीब 4:30 बजे। अब क्या हुआ तुझे? माँ तो भाग गई है। देख, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तू परेशान मत हो। अब पता चल गया तो देखो, मैं कह रही हूँ हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से। सुनील जी के पैसों का क्या करेंगे? अरे भाड़ में गए पैसे, पैसों के लिए क्या अपनी जान दे देंगे? देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, हम लोग निकल चलते हैं यहाँ से। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, भाग चलते हैं यहाँ से। थोड़ी देर कर दी तुम लोगों ने, पहले ही भाग जाना चाहिए था।
इतने दिनों से हम सुनील का लिंक शंभू के साथ निकाल लेते, पर असल में सुनील के सारे लिंक तो तुम्हारे साथ हैं। कनक, तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से तुम सुनील के ड्राइवर मनोज के साथ रेगुलर टच में थे, अक्सर बातें होती थी तुम्हारी। साहब, सुनील साहब हमसे दवाई लेते थे। कैसी दवाई? मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवा। साहब हम सच बोल रहे हैं। तो पहले झूठ क्यों बोला था कि उस दिन दोपहर में तुम वहां थी नहीं, जबकि जिस वक्त धरा का खून हुआ उस वक्त तुम उसी एरिया में थी, और उससे कुछ वक्त पहले तुम उमा से मिलने भी गई थी मीनल के घर पर। तुमने सुनील के कहने पे धरा का खून किया था ना, इसलिए उमा से मिलने गई थी ना? नहीं साहब, मैंने धरा का खून नहीं किया है। किसने किया? किसने किया खून? एक मासूम बच्ची का मर्डर हुआ और तुम चुप बैठी हो, बोलो किसने किया? साहब, एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए मैं दूसरे मासूम का नाम कैसे ले दूं? मतलब? हाँ मनोज, मैंने उमा से बात कर ली है, वो विमल साहब से बात कर लेगी, तुम सुनील साहब को बता देना, ठीक है? अरे छवि, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? कोई खेल नहीं रहा क्या? मेरे साथ खेलोगी? हाँ? अरे ये तो खून निकल रहा है, बहुत चोट लगी है तुम्हें। रुको मैं दवाई लेकर आती हूँ। रुको, कहीं जाना नहीं। जब मैं छवि के लिए दवाई लेकर पहुंची तो छवि के घर में हंगामा मच गया था। धरा गायब हो गई थी। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ अजीब सा लग रहा था। बाद में जब पुलिस आई तो पता चला कि धरा का खून हो गया है। तब से मुझे शक है कि कहीं छवि ने तो धरा को, अब बताती भी तो क्या बताती पुलिस को? छवि भी तो मासूम बच्ची है ना, पता नहीं क्या हुआ होगा उस दिन। हमारे पास सर्च वारंट है, घर की तलाशी लेनी है। कैसा वारंट? सब कुछ तो देख चुके हैं आप। हमें मीनल और छवि से बात करनी, अकेले में। चेक करो अच्छे से, जाओ। ये सब क्या है सर? छवि छोटी बच्ची है, आप इस तरह से सवाल जवाब नहीं कर सकते, डर जाएगी सर। ये हम जानते हैं कि छवि बच्ची है, लेकिन हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन, इसलिए हमारा छवि से बात करना जरूरी है। ये मिसेस दीक्षित है, चाइल्ड काउंसलर है। हम छवि से जो भी बात करेंगे इनकी मौजूदगी में करें। नहीं सर, मैं छवि से कोई पूछताछ नहीं करने दूंगी। चले देख, क्या सच में ईर्ष्या के भाव में छवि ने अपनी छोटी बहन का इतनी क्रूरता से खून किया था? क्या उसका ऐसा करना मुमकिन था? पुलिस भी ऐसे ही सवालों के बवंडर में फंसी थी। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। छवि के कपड़ों पे मिला खून धरा गई है। छवि के घर वालों से बात की मैंने, उन्होंने बताया कि छवि धरा से अपसेट रहती थी। उसे लगता था कि मीनल उससे ज्यादा धरा पे ध्यान दे रही है। आयुष, छवि 8 साल की है और छवि ने धरा को पहले सफोकेट किया, फिर चाकू से उसका गला काटा। एक 8 साल की बच्ची में इतनी समझ कहां से आ गई? मुझे ये पॉसिबल नहीं लगता। और धरा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से गला काटते वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर यूज किया गया। इंजरी मार्क्स डीप है, एकदम क्लीन कट है, कोई रफ एज नहीं। महज 8 साल की बच्ची ये सब कर सकती है? मुमकिन है? छवि, तुम्हें पता है सारी बड़ी बहनें अपनी छोटी बहन को बहुत प्यार करती है, उसकी केयर करती है ना बेटा? किसी को चोट पहुंचाना गलत बात होती है ना? छवि बेटा, रोते नहीं, चुप हो जाओ। बताओ मुझे, धरा को तुमने चोट पहुंचाई थी? गलती से हो गया होगा और गलती मान लेना अच्छी बात होती है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। छवि बेटा, घबराओ नहीं, बताओ। वो टेबल पर थी, मैंने उसे गोद लिया, गलती से वो मेरे हाथ से गिर गई। गिर गई? कहाँ? वो स्टोर रूम में। इतना खून निकल गया, मैंने कुछ नहीं किया था, मैं तो बस उसे गोद लेना चाहती थी।
और वो चाकू वो तुम लेके गई थी? हमें पता है कि छवि ने धारा को नहीं मारा था। ये बात झूठ है। तुमने हमसे झूठ कहा था। तुमने सारा इल्जाम छवि के सर पर डाला। हमें भी झूठी कहानी सुनी। छवि को भी यकीन दिला दिया कि उसने धारा को मारा। तुम्हें अपनी बच्ची से जरा भी प्यार नहीं है। सर, छवि के बाद मैं 3 बार प्रेग्नेंट हुई। जब मैंने चेक करवाया, स्पेशली पैसे देकर चेक करवाया था मैंने, तब मुझे पता चला कि तीनों बार भी लड़की आई है। इसलिए मैंने एबॉर्शन करवाया। और सबसे कहा कि मिसकैरेज हुआ। चौथी बार जब चेक करवाया सर मैंने, तब नर्सिंग होम के डॉक्टर ने मुझे ये भरोसा दिलाया था कि इस बार बेटा ही होगा। मुझे नहीं पता था सर कि इस बार भी बेटी होगी। इसलिए तुमने उस 8 महीने की मासूम बच्ची को मार दिया। बहुत ज्यादा रो रही थी, इरिटेट हो रहा था मुझे। अरे क्या कर रही हो तुम? मेरे बेबी को क्या चाहिए? डॉल चाहिए था। मम्मा हमेशा ऐसा ही करती हो, अब कभी नहीं खेलती। छवि के जाने के बाद मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की और वो और ज्यादा रो रही थी। मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया था। अब चुप हो जाओ। मैंने उसे थप्पड़ मारा तो और ज्यादा रोने लगी। मैं लिटरली इरिटेट हो रही थी, इसलिए मैंने उसका गला दबा दिया। और मैं कोई और चांस नहीं लेना चाहती थी। तुमने पहले भी धारा को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हुई थी। हाँ, लेकिन वो बच गई मेरे बेवकूफ पति की वजह से, जिससे मैं पीछा छुड़ाना चाहती थी। वो उसी के ऊपर 10 लाख रुपए खर्च करके मेरे सर के ऊपर डाल दिया था। लेकिन मैंने पहले ही प्लानिंग कर ली थी। छोटी बेटी को मारकर उसका इल्जाम डाल दिया बड़ी बेटी के सर। नहीं सर, मैंने जानबूझकर छवि को इसमें नहीं फंसाया है। धरा को मारने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी को कहां छुपाऊं। स्टोर रूम में मैंने जब डॉल हाउस देखा तो मैंने सोचा कि यही सही जगह होगी बॉडी छुपाने के लिए। लेकिन पता नहीं छवि वहां पे कैसे आ गई। छवि, छवि तुमने ये क्या किया? मम्मा मैंने नहीं किया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मम्मा है ना? हाँ, मम्मा अपनी छवि को कुछ नहीं होने देगी। डरो मत। छवि ने सब कुछ देख लिया था और मैंने भी वैसे ही दिखाया ताकि वो डरे और किसी से कुछ ना कहे। कैसी माँ हो तुम? माँ तो क्या तुम इंसान कहलाने के भी लायक नहीं। एक बार भी नहीं सोचा कि छवि के ऊपर इसका क्या असर होगा? सर, मुझे बेटा चाहिए था। अगर पहली नर्सिंग होम में मुझे जांच के वक्त सही सही रिजल्ट बता देते तो मैं पहले ही एबॉर्शन करवा लेती। इतना सब कुछ होता ही नहीं। समझ नहीं आ रहा तुझे क्या कहूं। तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे बड़ी से बड़ी सजा भी छोटी है। इतनी पढ़ी लिखी लेकिन सोच इतनी छोटी। तुम जैसे लोगों को परिवार में, समाज में, घर में रहने का हक नहीं। कभी कभी बहुत समय साथ रहने के बाद भी इंसान को पहचानने में भूल हो जाती। मुझसे भी हो। जिस औरत को प्यार की वो सिर्फ धोखा। वो औरत तुम कभी थी ही नहीं और तुम्हारे इस चेहरे को मैं पहचानता था। मीनल अग्रवाल को अपनी बेटी धारा का खून करने, पुलिस को गुमराह करने और सबूतों को मिटाने की कोशिश करने के आरोप में आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत गिरफ्तार किया गया है। वो इस वक्त न्यायिक हिरासत में है और केस अभी कोर्ट में है। अग्रवाल परिवार के सदस्य अब तक इस भयानक सच को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, खासकर मीनल का पति प्रदीप और उनकी बेटी छवि। इस घटना के दौरान लगे आघात के कारण छवि को काउंसलिंग सेशंस दिए जा रहे हैं ताकि वो इस घटना से उबर पाए। बेटियों के जन्म लेते ही उन्हें मौत के घाट उतार देना यह हमारे समाज में कोई नई बात नहीं है। मीनल अग्रवाल एक पढ़ी लिखी महिला थी जिसने एक आधुनिक सोच रखने वाले व्यक्ति प्रदीप से शादी की थी। मीनल के ससुराल वाले भी खुले विचारों के थे
इसलिए मीनल पर लड़का पैदा करने का कोई दबाव नहीं था। ये मीनल की अपनी मंशा थी। इससे यह बात जाहिर है कि अभी समाज में बदलाव आने में समय लगेगा, पर शायद शिक्षा और जागरूकता के कारण यह परिवर्तन जल्दी आ जाए। और इस देश का नागरिक होने के नाते यह हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस बात को लेकर लोगों को जागरूक करें कि कन्या हत्या ना सिर्फ नैतिक रूप से गलत है, बल्कि एक कानूनी अपराध भी है। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क, सोमवार से शुक्रवार रात 11 बजे। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।